नमस्कार। आज आपको जीए के इस सेशन में बिहार की प्राचीनता के बारे में बताया जाएगा कि बिहार की प्राचीनता किन किन चीज़ों से जुड़ी हुई थी और आज वहाँ पर कौन सी चीज़ें किस रूप में जानी जाती हैं। इसके साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि बिहार में कौन कौन से राजवंश प्राचीन काल में थे और उनका वैभव क्या था। तो आइए बात करते हैं प्राचीन बिहार के बारे में, यानी बिहार जो आज एक बेहतर राज्य के रूप में है, वो प्राचीन समय में क्या था। बिहार की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर तीन बड़े अलग अलग क्षेत्र दिखते हैं जो अपने हिस्ट्री यानी अपने इतिहास और अपने संस्कृति के वजह से जाने जाते हैं, और वो हैं मगध, मिथिला और भोजपुर। तो जब बात मगध, मिथिला और भोजपुर की होती है तो वहीं पता चलता है कि चिरंड नाम का एक जगह है जो गंगा नदी के उत्तरी किनारे पर पाया गया। सारण डिस्ट्रिक्ट में ये स्थान मिला है और वहाँ से पता चलता है कि यह सभ्यता नियोलिथिक एज यानी नवपाषाण काल से संबंधित है और जिसका कार्यकाल 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1345 ईसा पूर्व तक मिलता है। तो यहाँ पर आपको एक बात की जानकारी और मिल जाती है कि जो ये धरती है बिहार की, यहाँ पर पुरातात्विक खोज भी हो चुकी है और पुरातात्विक खोज से पता चलता है कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं थी वो लगभग 2500 ईसा पूर्व की पाई गई हैं। अगर हम बिहार के रीजन मगध, मिथिला और अंग की बात करें तो यहाँ पर धार्मिक किताबें भी मिली हैं, महाभारत भी मिले हैं और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर प्राप्त हुई हैं, जिसके वजह से इनके बारे में जानकारी मिलती है। मिथिला की जानकारी 1100 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक मिलता है और ये विश्वास किया जाता है कि यह वैदिक काल का सबसे समृद्धशाली जगह हुआ करता था। और साथ ही साथ यहाँ पर इंडो आर्यंस लोगों ने विदेह नाम से राजधानी बनाई हुई थी, यानी कि आर्य सबसे ज़्यादा यहाँ उपस्थित थे और आर्यों ने ही मिथिला का एक बड़ा राज्य का निर्माण किया था। और उस समय मिथिला का जो राजधानी हुआ करती थी संभवतः विदेह के रूप में जानी जाती थी। यहाँ पर जब विदेह किंगडम यानी विदेह राजधानी की बात करते हैं तो कहा जाता है कि यह क्षेत्र राजा जनक का था और वही जनक जिनकी एक पुत्री सीता थी और जिनका विवाह अयोध्या के श्री राम से हुआ था। ये वही राम और सीता हैं जो प्राचीन रामायण के पात्र हैं, जिनकी रचना वाल्मीकि ने की थी। तो यहाँ पर आपको एक और व्यवस्था के बारे में पता चलता है कि बिहार की प्राचीनता विदेह से जुड़ी हुई है, बिहार की प्राचीनता मिथिला से जुड़ी हुई है, बिहार की प्राचीनता भगवान राम से जुड़ी हुई है, बिहार की प्राचीनता माता सीता से जुड़ी हुई है और साथ ही साथ प्राचीन रामायण की व्यवस्था से जुड़ी हुई है, जिसकी रचनाकार स्वयं वाल्मीकि थे। यहाँ पर जो विदेह राज्य की बात जुड़ी हुई है, इससे पता चलता है कि द किंग ऑफ द विदेह किंगडम वेयर कॉल्ड जनक, यानी विदेह राज्य के जो राजा थे वो जनक थे और जनक वही जनक हैं जिनकी पुत्री सीता का विवाह अयोध्या के श्री राम से हुआ था। यहाँ पर विदेह राज्य आगे चल कर के वज्जी में बदला, वज्जी संघ था। वज्जी संघ में बदलने के बाद यहाँ की राजधानी वैशाली निश्चित की गई, जिसे कहा जाता है कि वह मिथिला का ही एक भाग था। बिहार की भूमि के बारे में और अधिक जानकारी लेने में पता चलता है कि यहाँ पर जो मुंगेर स्थान है वहाँ से मेसोलिथिक साक्ष्य मिले हैं और मेसोलिथिक साक्ष्य से ये पता चलता है कि यहाँ पर मानवों का बहुत ही एक विकसित अस्तित्व रहा होगा। और विकसित अस्तित्व का जो हमें पता चलता है वह रॉक पेंटिंग से पता चलता है, क्योंकि यहाँ पर कैमूर, नवादा और जमुई में ऐसे रॉक पेंटिंग्स मिले हैं जो
प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग की तरह लगते हैं। तो यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग का पता चला है, और प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग से इस बात की जानकारी मिलती है कि यहाँ की सभ्यता विकसित रही होगी, और साथ ही साथ यहाँ जो पहाड़ियाँ मिली हैं कैमूर, नवादा और जमुई, वहाँ से काफ़ी कुछ पेंटिंग्स ऐसे मिले हैं जिसमें इनकी विकास का क्रम भी पता चलता है। यह पहली बात है, यानी पहली दफ़ा ही ये पता चला है कि न्यूलिथिक सेटलमेंट भी यहाँ पर रहे होंगे। और न्यूलिथिक सेटलमेंट की जब बात करते हैं तो यहाँ से ये पता चलता है कि जो प्राचीनता की व्यवस्था के अंतर्गत चिरंड की खोज हुई गंगा नदी के किनारे, वो भी इस बात को बता देती है कि यहाँ पर बहुत सारी व्यवस्थाएं अच्छे तरीके से विकसित रही होंगी। रॉक पेंटिंग से ये पता चलता है कि इन लोगों का रहन सहन कैसा रहा होगा, इनका वातावरण कैसा रहा होगा। इनसे एक बात की जानकारी और मिलती है कि ये सूर्य, चंद्रमा, तारे, जानवर, पेड़ पौधे और नदियों की व्यवस्थाओं में रहा करते थे। और साथ ही साथ इस बात का भी पता चलता है कि इन्हें प्रकृति से सबसे ज़्यादा लगाव था और प्रकृति के ही छाँव में ये रहते थे। इसके साथ ही साथ इस पेंटिंग से इस बात की भी जानकारी मिलती है कि प्राचीन समय में बिहार के क्षेत्र में लोगों का जो वातावरण रहा होगा, इंसानी वातावरण रहा होगा, वो किस तरह से रहा होगा। यानी वो शिकार भी खेलते थे, दौड़ भाग भी करते थे, नाच गाने में भी उत्साहित थे, और साथ ही साथ में वह यात्रा करने में भी कुशल रहे होंगे। तो ये इनकी पेंटिंग से पता चलता है कि इनकी प्राचीनता कितनी और किस प्रकार की रही होगी। इनकी जो पेंटिंग प्राप्त हुई है वो केवल मध्य और दक्षिणी भारत के ही व्यवस्थाओं की तरह नहीं है, बल्कि यूरोप और अफ्रीका की भी पेंटिंग की तरह है, जिससे पता चलता है कि ये समृद्धशाली में काफ़ी अच्छे और विकसित रहे होंगे। आइए बात करते हैं कि उस समय की प्राचीनता में अंग राज्य और विदेह राज्य यानी मिथिला राज्य किस प्रकार का रहा होगा। जब बात अंग किंगडम की यानी अंग राज्य की किया जाता है तो पता चलता है कि अंग राज्य जो है वो महाभारत का एक महत्वपूर्ण राज्य था और 16 महाजनपदों में सबसे व्यवस्थित राज्य भी था। यहाँ पर कर्ण को राजा बनाया गया था और राजा बनाने वाले थे कौरवों के सम्राट दुर्योधन। और ये भी यहाँ से पता चलता है कि खगड़िया, भागलपुर और मुंगेर जो आज के हैं क्षेत्र, वो उस समय के अंग प्रदेश में यानी अंग राज्य में समाहित थे, अंग राज्य में शामिल थे। इसके साथ ही साथ अगर और अंग के बारे में जानकारी लिया जाए तो पता चलता है कि अथर्ववेद में अंग के बारे में जानकारी बेहतर ढंग से दी गई है। और ये भी पता चलता है कि मगध, गांधारीज और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों के बारे में अंग प्रदेश के इतिहास से पता चलता है। पुराणों के अगर लिखित बातों के ऊपर ध्यान दिया जाए तो इससे इस बात का पता चलता है कि जो अंग जनपद था वह पुंड्र राज्य में रहा था या पुंड्र राज्य भी वहाँ पे शामिल हुआ था, जो पूर्वी बिहार, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश आज का कहा जाता है। यानी उस समय का जो पुंड्र राज्य था, पुंड्र राज था, वो आज का क्या है? पूर्वी बिहार, पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश। उसके साथ ही साथ विदर्भ और विदर्भ के साथ साथ विंध्य, ये भी प्राचीनता को बताते हैं कि ये सब भी अंग प्रदेश में ही रहे होंगे। अगर प्राचीनता के बातों में चला जाए तो महाभारत और महाभारत के पात्रों को देखा जाए तो यहाँ पे दुर्योधन और कर्ण दो नाम के राजा का संबंध अंग प्रदेश से मिलता है। साथ ही साथ वत्स, अगर हम इसकी राजधानी को देखते हैं
कि उस समय अंग प्रदेश की राजधानी क्या रही होगी, तो अंग प्रदेश की जो राजधानी थी वो चंपा थी। चंपा उस समय की सबसे बड़े शहरों में गिनी जाती थी और चंपा नदी के किनारे थी, इसलिए इसे चंपा ही नाम दिया गया था। अगर इस शहर की व्यवस्था के बारे में बात करें तो यहाँ पर चंपापुर और चंपानगर दोनों के बीच में लगभग 5 किलोमीटर की दूरी थी। ये अगर आज देखा जाए तो भागलपुर और दक्षिणी बिहार का क्षेत्र कहा जा सकता है। अगर हम बात करें कि उस समय चंपा किस वजह से जाना जाता था, तो एक बात गौर करने लायक है कि उस समय चंपा जो था वह व्यापार और वाणिज्य के लिए जाना जाता था, और व्यापार और वाणिज्य के रूप में जब जाना जाता था तो यहाँ के जो व्यापारी थे वह नाव के द्वारा या जहाज़ के द्वारा अपना व्यापार करने स्वर्ण भूमि तक जाते थे। तो अगर स्वर्ण भूमि को देखा जाए कि आज कहाँ है, तो संभवतः स्वर्ण भूमि साउथ ईस्ट एशिया को कहा जाता था उस समय। यहाँ से बहुत सारे लोग भी आए और गए, खासकर वो लोग जो तीर्थ यात्री के रूप में चौथी शताब्दी में यहाँ से जो चाइनीज़ मॉन्क जिसका नाम था फैक्शियन, वो उसके साथ ही साथ बौद्धिस्ट जो थे वो भी इस राज्य से होकर के जाते थे और यहाँ पर विशेष अध्ययन के लिए भी आते थे। साथ ही साथ जो अंग राज्य था वह बाद में आगे चल कर के बिंबिसार के राज्य में 6वीं शताब्दी ईस्वी में बिंबिसार जब राजा बना तो उसने अंग को और चंपा को अपने अधिकार में ले लिया। साथ ही साथ अंग जो था वो मगध का एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में विकसित किया गया था। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि अंग में सबसे पहले कौन से राजा थे जो इस पर शासन किए, तो अंग में बहुत सारे राजा में सबसे पहला राजा जो था वो कर्ण, कर्ण के बाद बृहद्रथ, बृहद्रथ के बाद वृषसेन, वृषसेन के बाद समुद्रसेन, समुद्रसेन के बाद चंद्रसेन, चंद्रसेन के बाद ताम्रलिप्ता, ताम्रलिप्ता के बाद लोपापदा, लोपापदा के बाद चित्रार्था, चित्रार्था के बाद वृहद्रथ, वृहद्रथ के बाद वासुहोमा, वासुहोमा के बाद महाभारत के कुछ पात्र इसमें थे जिसमें कि धातार्था, धातार्था के बाद धाधीवना और इसके बाद ब्रह्मदत्ता। ये जो थे कुछ राजा जो अंग प्रदेश के ऊपर शासन किए थे। अब आइए जान लेते हैं विदेह यानी कि मिथिला के ऊपर की मिथिला में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर प्राचीनता के रूप में विख्यात है। मिथिला राज्य की जो बात है तो पहले हमने बता दिया कि यहाँ से जनक का शासन था और जनक के शासन में ही सीता का विवाह राम से हुआ था। तो विदेह जो है वो रामायण और महाभारत दोनों में ही एक महत्वपूर्ण पार्ट निभाता है। और अगर आज देखें तो यह नेपाल का भाग बना हुआ है। कहा जाता है कि उस समय संभवतः विदेह जो था उसकी विदेह की राजधानी जनकपुर रही होगी, और जनकपुर आज अगर देखते हैं तो जनकपुर आज जो है वो नेपाल क्षेत्र में मिलता है। बालीराजगढ़ जो आज मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में है, तो बाली राजगढ़ को कहा जाता था या तो वो राजधानी रही होगी या जनकपुर राजधानी रही होगी, जिसमें सबसे एप्रोप्रिएट जो है वो जनकपुर को ही मान सकते हैं कि जनकपुर उस समय राजधानी रही होगी विदेह राज्य की। आइए अब जान लेते हैं मगध राज्य के बारे में जो सबसे शक्तिशाली बिहार का राज्य हुआ करता था। मगध की जो स्थापना हुई थी उसमें अगर देखा जाए तो एक मिथक है कि जरासंध नाम के एक राजा ने मगध को स्थापित किया था, जो पुराणों की कथाओं में मिलता है। और कहा जाता है कि राजा जो पुरु थे, पुरु के राज्य के रूप में ये विकसित हुआ था। और जरासंध जो है वो महाभारत का एक महत्वपूर्ण पात्र भी है और मगध का राजा है जिसने संपूर्ण भारत में राज्य किया। उसके बाद पता चलता है कि जरासंध
ने अपनी राजधानी जो है वो राजगृह अथवा राजगीर को निश्चित किया था। आज वर्तमान में जो राजगीर है अथवा राजगृह है वो एक महत्वपूर्ण रिजॉर्ट के रूप में विकसित हो गया है बिहार का, और वहाँ पे बहुत सारे पर्यटक प्रतिदिन घूमने के लिए आते हैं। मगध राज्य में ये भी जानकारी मिलती है कि जरासंध के लगातार होने वाले आक्रमण, जो यादव राजवंश पे लगातार आक्रमण हो रहे थे, उससे जो सूरसेन थे वो मध्य भारत से पश्चिमी भारत की तरफ प्रयाण कर लिए गए थे, यानी कि चले गए थे। जरासंध का जो धमकी था, जरासंध की जो व्यवस्था थी, वह यादवों के साथ न होकर के कुरुओं के साथ भी था, और पांडव भीम कहा जाता है कि इसे मारे थे, और कृष्ण के कहने पर ये सारी व्यवस्थाएं की गई थी, ये सारी चाल रची गई थी जरासंध को मारने की। तो जरासंध की नगरी मगध पुरानी नगरी मानी जाती है, और यहाँ पर ये भी है कि जरासंध के मारे जाने के बाद युधिष्ठिर जो पांडवों के राजा बने थे, तो उन्होंने इस राज्य को यानी मगध राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था। जरासंध का जो दोस्ताना व्यवहार था वह चेदी राज के शासक शिशुपाल के साथ था, दुर्योधन के साथ था और कर्ण के साथ था, और इसी वजह से ये दुश्मनी हुई। और दुश्मनी में चूँकि ये यादवों से भी दुश्मनी रखे हुए थे और साथ ही साथ पांडवों के भी दुश्मन हो गए थे, लिहाजा कृष्ण के कहने पर जो भीम थे, भीम ने इन्हें एक मल्ल युद्ध में मार दिया था। वायु पुराण की अगर हम बात माने कि वायु पुराण में भी मगध राज्य के बारे में चर्चा किया गया है, तो वायु पुराण के अनुसार 1000 साल पहले यानी प्रद्योत डायनेस्टी यानी प्रद्योत साम्राज्य हुआ करता था, और जिसने 138 साल तक शासन किया, जिसका शासन वर्ष 799 से लेकर के 684 ईसा पूर्व तक था। तो यहाँ पर कुछ बहुत अच्छी जानकारी या प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है, केवल पुराणों और महाभारत के ही साक्ष्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि मगध में जरासंध का शासन था, जरासंध के बाद पांडव हावी हुए, और पांडवों के बाद यहाँ पर जो व्यवस्था आई वो व्यवस्था फिर प्रद्योत साम्राज्य की हो गई। तो इसके बारे में हमें जानकारी हिंदू धर्म ग्रंथों से, बौद्ध धर्म ग्रंथों से और जैन धर्म ग्रंथों से भी मिलता है। आप सामने के चित्र में देख रहे हैं कि जो प्राचीन बिहार का मगध साम्राज्य है वह बिल्कुल उत्तर और पूर्व के बीच में है। उसके बाद आपका पुरु वंश की राजधानी मिलती है, फिर हिंदुकुश यानी हिंदुस की भी सिंधु है, फिर पांडव हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सबसे शक्तिशाली राज्य उस समय हुआ करता था वो बिहार में मगध था। जब मगध की बात हम करते हैं तो बिना महाजनपद के बात किए मगध की बात पूरी नहीं हो पाती है। तो महाजनपद में जो 16 महाजनपद थे जो स्वतंत्र थे, उनका जो समय था वो लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास रहा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। 16 महाजनपदों के नाम थे काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अशक, अवंती, गांधार और कंबोज। जो इंडो गैंगेटिक प्लेन के चारों तरफ या आसपास फैले हुए थे। साथ ही साथ इनका जो फैलाव था वो अफ़गानिस्तान से बंगाल और महाराष्ट्र तक भी था। वज्जी जो था वो पूरा आज का उत्तरी बिहार कवर करता था। मगध दक्षिणी और पश्चिमी बिहार को कवर करता था। अंग साउथ और ईस्टर्न बिहार को कवर करता था। यहाँ पे आप सामने चित्र है उसमें भी देख सकते हैं, साउथ और जो ईस्टर्न बिहार है आपका उसे कवर करता था। और उसके साथ ही साथ जो अन्य राज्य थे वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण थे। और ये वो समय था जिस समय सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध अपने विचारों को लेकर के पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध के शासन की जब बात करते हैं
तो वहाँ पर पता चलता है कि जो 4 राज्य थे, वत्स, अवंती, कौशल और मगध, ये उस समय के सबसे समृद्धशाली राज्यों में समझे जाते थे। और गौतम बुद्ध को यानी सिद्धार्थ को 537 ईसा पूर्व में बोध गया में ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पर इस भूमि में जैन धर्म का भी विकास हुआ है और जैन धर्म के लोग भी मानने वाले यहाँ पर हुए हैं। वेदों की जो विश्वास रखी जाए तो वेदों में जैन तीर्थंकर की बात के बारे में जानकारी मिलती है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर इन लोगों के द्वारा जो ज्ञान दिया गया था वो ज्ञान का पूरा प्रचार प्रसार हुआ पूरे महाजनपदों में। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर उनके जो धार्मिक व्यवस्थाएं थी उन धार्मिक व्यवस्थाओं को पूरी तरह से लागू किया गया। इन लोगों ने बिहार में अपने ज्ञान की व्यवस्था के आधार पर जो पशु हत्या थी उसे बंद करवाया, साथ ही साथ शाकाहारी व्यवस्था थी उसको लागू किया और जीवन को आसान सा बना दिया। महावीर का जन्म भी बिहार से ही संबंधित है। कुंडल वन या कुंडल ग्राम जो लाचूर आज का जो जमुई जिला है वहाँ पर संभवतः इन्होंने जन्म लिया था। और इसके साथ साथ ये भी है कि यही महावीर हैं जो 24वें तीर्थंकर के रूप में जन्म लिए थे और इन्होंने अपने विचारों को पूरी दुनिया से अवगत कराया और साथ ही साथ जो मानवोचित व्यवस्थाएं थी वह मानवोचित व्यवस्थाओं को लागू किया, जिसमें अहिंसा का सबसे बड़ा रोल था इसमें कि अनावश्यक ही किसी जीवों को कष्ट न दीजिए और साथ ही साथ शाकाहार पर जीवन बिताइए। ये सारी चीज़ें बुद्ध और जैन के ही यानी बुद्ध के मानने वाले और जैन के मानने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा यहीं पर देखी गई। साथ ही साथ इस महाजनपद में इन धर्मों को बढ़ाने वाले राजाओं का भी एक बहुत बड़ा रोल था और उन्होंने राजाश्रय दे करके इन धर्मों को राजाश्रय दिया, जिसके वजह से ये धर्म काफ़ी विकसित हुए थे। महाजनपदों की एक बात, एक खासियत और है कि यहाँ पर जो इनकी शिक्षाएं थीं, चाहे वो बुद्ध की शिक्षा हो चाहे वो जैन धर्म की शिक्षा हो, वह मध्य एशिया, पूर्वी एशिया, तिब्बत, श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी एशिया में फैली थी। यहाँ पर ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत और भंडार के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी यहाँ पर प्राचीनता को दर्शाता है। साथ ही साथ यह बिहार की एक उपलब्धता को बताता है कि यहाँ पर ज्ञानियों की कमी नहीं थी और यहाँ पर ज्ञानी इस लेवल के थे कि जिसके वजह से बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। बुद्ध और जैन की पुस्तकों का अगर अध्ययन करके देखा जाए तो यहाँ पर एक प्रद्योत परंपरा थी, प्रद्योतों की परंपरा थी कि पुत्र ही अपने पिता को मार करके राजा बनता था। इस व्यवस्था में देखा जाए तो उस समय बहुत ही उच्च स्तर का अपराध इसे माना जाता था और उच्च स्तर के अपराध भी इस क्षेत्र में देखे गए। साथ ही साथ यहाँ पर शिशुनाग राजवंश हुआ जो प्रद्योत के शासन को खत्म करके शिशुनाग के शासन को बनाया गया और उस तरीके से फिर आगे व्यवस्थाएं चलती रही। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो बिहार की प्राचीनता थी वो बिहार की प्राचीनता मगध के विकास से लेकर के 16 महाजनपदों के विकास तक यहाँ पर देखी जाती है। 16 महाजनपद का बहुत बार उल्लेख हुआ है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो बौद्ध ग्रंथों में इसका उल्लेख मिला है, जिसकी चर्चा हम लोग अभी किए हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में 16 महाजनपदों की व्यवस्था इसलिए सबसे ज़्यादा की गई है क्योंकि यहाँ पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म को सबसे ज़्यादा राजाश्रय मिला था। व्याकरणाचार्य पढ़नी की अगर बात की जाए तो पढ़नी ने 6ठी सदी ईसा पूर्व की बात में बताया कि यहाँ पे 22 महाजनपद थे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मगध, कौशल और वत्स सबसे महत्वपूर्ण राज्यों के रूप में हुआ करते थे। लेकिन बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उपयोग है, जिसमें
अब बात आ गई है 16 महाजनपद की, तो आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। पहला जो महाजनपद था वो अवंती। अवंती जो है आज का मालवा है और प्राचीन काल में वो अवंती हुआ करता था। इसमें अवंती दो भागों में बटा हुआ था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी जो थी वो उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। और यहाँ पर प्राचीन काल में है राजवंश, है राजवंश का यहाँ शासन था। दूसरा जो महाजनपद था वो था अशमक। अशमक यानी दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद जो नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच स्थित था। इस प्रदेश की राजधानी पाटन थी। इसके राजा इक्ष्वाकु वंश के थे और अवंती के साथ इसके निरंतर चल रहे संघर्ष के वजह से धीरे धीरे अवंती राज्य के यह अधीन हो गया था। इसके बाद अंग, जिसकी अभी चर्चा हम लोगों ने किया है, अंग मगध के पूरब था। मुंगेर और भागलपुर जिले वर्तमान में जो आज हैं वो इसके अंग हुआ करते थे। उसके बाद आता है कंबोज। कंबोज यानी गंधार कश्मीर के उत्तर जो आधुनिक पामीर पठार है वहाँ का बदख्शा प्रदेश, जो बदख्शा प्रदेश था वो कंबोज जनपद हुआ करता था। और इसके साथ ही साथ हाटक या राजपुर इसकी राजधानी थी। काशी की बात आती है फिर इसके बाद। काशी जो आज वाराणसी कहा जाता है, वरुणा और असी नदियों के संगम पर बसा हुआ क्षेत्र। वर्तमान की जो वाराणसी है वो उसका जो आसपास का जो सारा क्षेत्र है वो इस समय जो क्षेत्र है वो उस समय काशी के राज्य क्षेत्र में था। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन जो 23वें तीर्थंकर थे, उनके पिता अश्वसेन काशी के ही राजा थे और कोसल राज्य के साथ यह राज्य हमेशा संघर्षों के कारण जाना जाता था। इसके बाद बात आती है कुरु यानी कौरव वंशों की, जो आधुनिक हरियाणा और दिल्ली का जो जमुना नदी के पश्चिम वाला भाग है वो सब उस समय कुरु राज्य में शामिल था। इसकी राजधानी जो थी वो इंद्रप्रस्थ थी। इंद्रप्रस्थ यानी आज की दिल्ली उस समय की क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। जैनों के अगर एक ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र से देखा जाए तो यहाँ पे इक्ष्वाकु नाम के राजा शासन करते थे। और जातक कथाओं में अगर देखा जाए तो सूत सोम, कौरव और धनंजय यहाँ के राजा माने गए हैं। फिर उसके बाद आता है कोसल राज्य। कोसल राज्य की जब हम बात करते हैं तो ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में है और गोंडा और बहराइच के क्षेत्र इसमें शामिल किए गए थे। इसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। यहाँ पे बताया जाता है कि कोसल के एक राजा कंस को पाली ग्रंथों में वारान सिंघो कहा गया है और उसी ने काशी को जीत करके कौशल में मिला लिया था। फिर आता है गांधार, पाकिस्तान का पश्चिमी और अफगानिस्तान का पूर्वी भाग गांधार। ये तो सबको मालूम होगा कि गांधार से ही महाभारत काल में गांधारी आई थी और गांधार से ही शकुनी भी आए थे। तो आज अगर देखा जाए गांधार कहाँ है तो पाकिस्तान का पश्चिमी भाग और अफगानिस्तान का पूर्वी भाग ये मिला करके गांधार उस समय था, जिसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला। आधुनिक कंधार अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंधार को भी लोग जोड़ते हैं, लेकिन कंधार उस समय नहीं शामिल था। उस समय क्या शामिल था? केवल जो आज का पाकिस्तान का पश्चिमी वाला भाग है और अफगानिस्तान का पूर्वी वाला भाग है वही यहाँ पर शामिल था। फिर आ जाता है चेदी राजवंश, चेदी महाजनपद। तो चेदी को कहा जाता है कि यह वर्तमान में बुंदेलखंड का इलाका है। इसकी राजधानी शक्तिमती थी और इस राज्य का उल्लेख भी महाभारत में विशेष रूप से किया जाता है क्योंकि यहाँ का राजा शिशुपाल था। फिर आता है बज्जी। यह 8 गणतांत्रिक कुलों का संघ था जो उत्तर बिहार में गंगा के उत्तर में स्थित, जिसकी राजधानी वैशाली थी। आज देखा जाए तो दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर जिला इसके राज्य उस समय हुआ करते थे वज्र के। अब आते हैं वत्स पर। वत्स इलाहाबाद तथा मिर्ज़ापुर जिले को कहा जाता था। पुराणों में यहाँ कहा जाता है कि जमुना नदी के किनारे निचक्षु नाम के राजा ने इस राज्यवंश की स्थापना की थी और जब हस्तिनापुर राज्य का पतन हो गया
तो इसकी राजधानी कौशाम्बी बनाई गई। फिर बात आती है पांचाल की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भाग पांचाल। पांचाल की 2 शाखाएं, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कामपिल्य। मगध, जिसकी चर्चा अभी हम लोगों ने किया है, तो मगध जो है उसकी राजधानी कहाँ थी, हम लोगों ने बताया राजगीर अथवा राजगृह। शतपथ ब्राह्मण में मगध को कीकट कहा गया, लेकिन कीकट मगध को नहीं कहा गया, जरासंध को कहा गया था कीकट। मगध की जब बात करते हैं तो अभी हम लोगों ने बात किया मगध का, जिसकी राजधानी राजगीर अथवा राजगृह था। शतपथ ब्राह्मण में इस क्षेत्र को कीकट कहा गया है। आधुनिक पटना तथा गया जो जिले का आसपास का क्षेत्र है वह उस समय का मगध हुआ करता था। फिर मत्स्य यानी राजस्थान का अलवर, भरतपुर और जयपुर का क्षेत्र इसमें शामिल। फिर आता है मल्ल, यह भी एक गणसंघ था और पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके इसके क्षेत्र थे। फिर सूरसेन यानी मथुरा का क्षेत्र और राजधानी मथुरा ही थी। तो इस तरह से देखा जाए तो ये सभी महाजनपद आज के उत्तरी अफगानिस्तान से बिहार तक और हिंदू कुश से गोदावरी तक फैला हुआ था। यहाँ पर अगर ये देखा जाए तो इससे पता चलता है कि बौद्ध निकायों में बहुत अलग तरीके से वर्णित किया गया है। उत्तरापथ कहा गया है पश्चिमोत्तर भाग को, मध्य देश प्राची पूर्वी भाग को, दक्षिणापथ तथा अपरांत पश्चिमी भाग को कहा गया है। इस बात का इससे भी प्रमाण मिलता है कि यहाँ पर जो भी राजा थे वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। यहाँ पर सत्ता संघर्ष जो सबसे ज़्यादा होता था वो होता था मगध के हर्यक, कौशल के इक्ष्वाकु और वत्स के पौरव और अवंती के प्रद्योत्य नामक राजाओं के बीच। तो जिसके साथ साथ सभी व्यवस्थाएं आपस में होती रही, लोग लड़ते रहे, लड़ने के बाद लोग अलग अलग राज्यों की स्थापना करते रहे। इसके बाद शिशुनाग, फिर शिशुनाग के पुत्र कालाशोक का राज आया, फिर महापद्मनंद सत्ता पर काबिज हुआ और महापद्मनंद के बाद महाजनपद का जो मगध साम्राज्य हुआ वह अपने चरम सीमा पर पहुंचा था। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि प्राचीनता जो बिहार की है वह बिल्कुल अलग थी और उस प्राचीनता में अगर हम आधुनिकता देखते हैं तो आधुनिकता का कुछ अलग ही परिप्रेक्ष्य आता है। तो आज हम लोगों ने जीके के इस सेक्शन में देखा कि प्राचीन बिहार किस प्रकार रहा होगा। आगे के सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि आज का बिहार किस प्रकार है और वहाँ पर कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं, साथ ही साथ उसकी अन्य विशेषताएं क्या हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अड्डा 247, ताकि आपको आगे का भी जो सीरियल है, जो सीरीज़ है, वह आपको मिल सके कि प्राचीन बिहार के आधुनिक बिहार की व्यवस्थाएं क्या थी। तो आधुनिक बिहार हम लोग कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि आधुनिक बिहार किस प्रकार है और उसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda 247. बेल आइकन दबाइए, अड्डा 247 की सारी नोटिफिकेशंस पाइए। अड्डा 247, गवर्नमेंट जॉब इन योर पॉकेट।